अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोनेट। आज हम केएमयू यानी कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पिछले साल 2024 जो एमडी कैट का पेपर कंडक्ट किया था उसका बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और ये पेपर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जिन्होंने केपीके का टेस्ट देना है, बल्कि उनके लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने यूएचएस, जम्मू, बलूचिस्तान या सिंध का टेस्ट देना है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस मरतबा एक कॉमन क्वेश्चन बैंक है और उसी क्वेश्चन बैंक में से तमाम प्रोविंसेस ने एमसीक्यूज़ को सिलेक्ट करना है। तो लिहाजा मिक्सचर ऑफ एमसीक्यू जो है वो आ सकता है। यूएचएस में भी इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, जम्मू में भी आ सकते हैं और बलूचिस्तान और सिंध में भी आ सकते हैं। यानी कि इसके एमसीक्यूज़ तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कैटालेस कैन बी एक्टिवेटेड एट। कौन सी पीएच पे कैटालेस जो है वो एक्टिवेटेड होता है। अब क्योंकि ये केपीके का टेस्ट है तो यहाँ पे मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं वो सारे केपीके की बुक से लगाए हैं। ओके, केपीके की बुक में ये टेबल बना आपको नज़र आ रहा है और इस टेबल में आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैटालेस के बारे में लिखा हुआ है और कैटालेस की पीएच 7 लिखी हुई है। तो इसके मुताबिक हमारा आंसर डेल्टा बनेगा, दैट इज 7, कि कैटालेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है 7 पीएच पे। तो हम यहाँ पे 7 को हाईलाइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो हैवी मेटल्स हैं, ये हैवी मेटल्स क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं थायोल ग्रुप के साथ। इंटरेक्ट विद थायोल ग्रुप। थायोल ग्रुप क्या होता है, एसएच ग्रुप। अगर थायोल ग्रुप एसएच है तो इसका मतलब है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा। तो जब हैवी मेटल इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी तो ये ब्रेक कर देंगी डाइसल्फाइड लिंकेज को। डाइसल्फाइड लिंकेज जब ब्रेक होगी तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और एक मर्तबा एंजाइम डीनेचर हो जाए तो वो दोबारा एक्टिवेट नहीं हो सकता। यानी कि हैवी मेटल्स एंजाइम को परमानेंटली इनहिबिट कर देंगी क्योंकि ये डीनेचर कर देती हैं, उसकी ग्लोब्यूलर शेप को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो लिहाजा हैवी मेटल्स क्या हुई, नो इरिवर्सिबल इनहिबिटर की टाइप्स हुई। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा हैवी मेटल्स, ये इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करती हैं, एंजाइम एक्टिविटी को परमानेंट इनहिबिट कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ कंपेटिटिव इनहिबिटर। कंपेटिटिव इनहिबिटर वो होता है जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है। ओके, ये बड़ा ट्रिकी एमसीक्यू है, आप ज़रा सोचें इसमें क्या आंसर होगा। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर जो है वो बीटा होगा, लेकिन इसका बीटा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लिखा हुआ है कंपीट विद एंजाइम। कंपेटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के साथ कंपीट नहीं करता बल्कि वो कंपीट करता है सबस्ट्रेट के साथ। इस वजह से बीटा ऑप्शन ठीक नहीं है। तो जल्दी में स्टूडेंट्स जो हैं वो बीटा ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अब कंपेटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास डेल्टा होगा, रिवर्सिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड दैट ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ। बर्ड्स के विंग्स हों या लिजर्ड्स के विंग्स हों, दोनों का फंक्शन सेम है, यानी फ्लाइंग करना। ठीक है, स्ट्रक्चर इनका वेरी करता है। तो अगर फंक्शन सेम हो और स्ट्रक्चर वेरी कर रहा हो तो इनको एनालोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। और एनालोगस ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से। सो हियर द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डैश शो सिमिलैरिटी इन एनाटॉमिकल फीचर्स। एनाटॉमिकल फीचर्स में जो सिमिलैरिटी शो होती है, अगर आपको याद हो तो आपने एक टर्म पढ़ी थी, गिल पाउचेस बनती हैं ऑल वर्टिब्रेट्स में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेटर ऑन ये कन्वर्ट हो जाती हैं गिल्स में अगर तो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं या फिर यूस्टेशियन ट्यूब में।
अगर टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, डन। तो यहां पे आंसर आ जाएगा चार्ली। वर्टिब्रेट्स, तमाम वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे जो एनाटॉमिकल फीचर्स पाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारी बुक में जो एग्जांपल है वो गिल पाउचेस की थी। क्वेश्चन नंबर 6, विच एंजाइम इज सेक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म। ये क्वेश्चन एम्बिगुअस है, इसमें एक से ज़्यादा आंसर बन सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं सिर्फ जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होते हैं। बाकी लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम ये तो सारे एक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे अमाइलेज भी आंसर बन सकता है, लाइपेज भी आंसर बन सकता है, लेकिन इसकी की में अमाइलेज आंसर था, तो इस वजह से मैं अल्फा अमाइलेज को टिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच हार्मोन स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस की सेक्रीशन को प्रोमोट करता है। तो वो एक ही हार्मोन है, दैट इज गैस्ट्रिन, जो कि जी सेल रिलीज करते हैं, स्टमक में मौजूद होते हैं। बाकी कोलिसिस्टोकाइनिन इनहिबिट करेगा, सेक्रेटिन भी इनहिबिट करेगा, इंसुलिन का गैस्ट्रिक जूस से ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ब्रेडिकाइनिन कॉजेज। ब्रेडिकाइनिन का वर्ड केपीके की बुक में लिखा हुआ है, पंजाब या फेडरल की बुक में नहीं लिखा हुआ है। जैसे आपने हिस्टामीन पढ़ा था कि हिस्टामीन इन्फ्लामेशन कॉज करता है, इसी तरह ब्रेडिकाइनिन भी इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन में होता क्या है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके दरमियान जो पोर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी लीकीनेस बढ़ जाती है, लीकेज बढ़ जाती है, और ज़्यादा फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से निकल के बाहर टिश्यू में आता है, जिसके ज़रिए से टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। टिश्यू फ्लूइड के ज़्यादा होने से स्वेलिंग हो जाती है, या कह लें कि इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ब्रेडिकाइनिन बेसिकली इन्फ्लामेटरी एजेंट है, इसने इन्फ्लामेशन करवानी होती है। तो ये इन्फ्लामेशन कैसे करता है, ब्लड कैपिलरी की लीकेज को बढ़ाता है, उसकी लीकेज के बढ़ने से टिश्यू फ्लूइड बढ़ता है, और टिश्यू फ्लूइड के बढ़ने से इन्फ्लामेशन होती है। इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आपको तो भाई पक्की पकाई खीर मिल रही है। तो जल्दी से यहाँ देखेंगे जी, ये अगर हम देखें तो ये है ब्रेडिकाइनिन। कहा जा रहा है दीज डैमेज टिश्यूज रिलीज केमिकल्स इंक्लूडिंग हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन एंड सीरोटोनिन। सीरोटोनिन भी याद कर लें, ये तीनों। दीज केमिकल्स कॉज ब्लड वेसल्स टू लीक फ्लूइड इनटू द टिश्यूज कॉजिंग स्वेलिंग। ठीक है, तो कैसे ये स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ब्लड वेसल्स को लीक फ्लूइड इनटू द टिश्यूज, उनकी लीकेज को बढ़ा देते हैं। ओके, तो वापस चलते हैं जी एमसीक्यू की तरफ। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखी हुई है कि इन एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ब्रेडिकाइनिन कॉजेज। तो ब्रेडिकाइनिन क्या कर रहे हैं, लीकेज ऑफ फ्लूइड को ब्लड वेसल से इंक्रीज कर रहे हैं। तो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। अभी पिछली जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें इम्यूनिटी के सारे एमसीक्यूज अपलोड किए गए हैं, तो देखें उसी में से ये एमसीक्यू आया है 2024 में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टॉपिक वाइज मैंने एमसीक्यूज अपलोड किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको लाजमी देखें एक एक एमसीक्यू को। उनमें से एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, तो आपने देख लिया है कि ये पैसिव इम्यूनिटी वाला एमसीक्यू वहीं से आया है। पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल्स मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताई थी आपको। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या होगा, एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर्स मिल्क। मदर के मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं क्लोस्ट्रम की फॉर्म में, वो बेबी तक जाती है। जब भी एंटीबॉडीज़ की वजह से इम्यूनिटी होगी तो वो पैसिव इम्यूनिटी है, और जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो इम्यूनिटी देगा तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। तो यहाँ एंटीबॉडी वाली जो है ये पैसिव इम्यूनिटी है। बीटा में प्रीवियस चिकन पॉक्स इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होने का मतलब है पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, यानी वो एक्टिव इम्यूनिटी है। पोलियो वैक्सीन की बात की जा रही है, तो पोलियो वैक्सीन में भी वीक जर्म्स एंटर किए जाते हैं, जिसके नतीजे में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है।
और यहाँ भी वैक्सीन है। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। ओके, अल्फा इज द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो बैक्टीरिया दैट लैक फ्लैजेला, ये बहुत आसान है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर होगा ए ट्राइकस। एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट, तो ये सारे जानते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होती हैं। सो हियर द आंसर विल बी साल्मोनेला टाइफी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है डैश इन सीमन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। अब ये बात भी पंजाब और फेडरल में नहीं लिखी हुई है लेकिन केपीके में लिखी हुई है। सीमन में एक ऐसा केमिकल होता है जो स्पर्म्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। ज़रा इमेजिन करें कि स्पर्म्स ने वजाइना से एंटर होना है, सर्विक्स में जाके उसने ऊपर की तरफ जाना है अगेंस्ट द ग्रेविटी टूवर्ड्स द ओविडक्ट। तो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाने में कौन हेल्प करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प करते हैं, बीटा। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। आपकी तो मुझे है भाई, सारा कुछ आपको मिल रहा है एक ही जगह पे। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन इन सीमन डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस गार्डिंग द एंट्री of uterus and stimulate the reverse peristalsis in the uterus। reverse peristalsis का मतलब है कि वापस की तरफ opposite movement from bottom to top। ओके, तो prostaglandin is responsible here for the transport of sperms towards the oviduct। so here the prostaglandin will be right option। नहीं जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द एसिडिटी ऑफ यूरिन इज न्यूट्रलाइज बाय, तो ये तो बहुत आसान है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। काउपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है, ये यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, इसके अलावा ये क्या करता है? यूरिथ्रा को लुब्रिकेट भी करता है बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सीमन टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। इसको नोट कर लें, वैसे मैंने आपको लेक्चर्स में ये सारा करवाया हुआ है। 14th MCQ है जी, द कॉर्पस ल्यूटियम इज एसेंशियली फॉर्म्ड फ्रॉम। कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता है? सारे जानते हैं, ग्राफियन फोलिकल जब रप्चर होता है ओव्यूलेशन के दौरान तो एक्ट तो रिलीज हो जाता है, लेकिन जो रप्चर्ड फोलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज, sorry, outer layer of uterus is called as, everyone know, perimetrium is the outermost layer. Dash is spread through the sexual contact। gonorrhea you know very well that it is the STD। reproduction के MCQs में हम ये वाला MCQ भी कर चुके हैं, ये भी वहीं से आया है। the cells contained in the lacuna of bone, ये MCQ भी आप कर चुके हैं पहले। osteocytes, याद रखना है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट टिक कर देते हैं, यहाँ पर वो बात कर रहा है बोन की। बोन में कॉन्ड्रोसाइट नहीं होते, बोन में ओस्टियोसाइट होता है। डन। तो बोन का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कैविटीज होती हैं, उनको लेक्यूना बोलते हैं और उनके अंदर ओस्टियोसाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, डैश सराउंड द मसल फाइबर ऑफ द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल, इस MCQ में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसका आंसर तब ठीक बन सकता है अगर हम मसल फाइबर को रिप्लेस कर लें मायोफिब्रिल से, कि मायोफिब्रिल को किसने सराउंड किया हुआ है। तो स्केलेटल मसल के अंदर तो जाहिर है मायोफिब्रिल ही होती हैं और उनको सार्कोप्लाज्म ने सराउंड किया हुआ होता है, तभी हमारा आंसर जो है वो इसका सार्कोप्लाज्म बन सकता है, डेल्टा। और आंसर की में भी इसका आंसर डेल्टा ही था, सार्कोप्लाज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है जी, व्हाट हैपन्स टू कैल्शियम व्हेन स्केलेटल मसल्स रिकवर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज करता है और कैल्शियम ट्रोपोनिन पे जाके बाइंड करता है, और ये जो ट्रोपोनिन है इस पे बाइंड करने के बाद आपको पता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन हट जाती है। पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगा। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के नतीजे में मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डन। अब मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, उसके बाद मसल ने रिलैक्स होना है। जब मसल ने रिलैक्स होना है तो क्या होगा? तो याद रहे ये कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से जाता है वापस। ये वापस कैसे जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से जाता है। ये बात भी केपीके की बुक में लिखी हुई है। तो देखते हैं जी, स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी ऐड कर दिया गया है। ये देखें, टॉपिक ही केपीके की बुक में ये वाला है। केपीके की बुक में टॉपिक ऐड किया गया है रिकवरी ऑफ मसल फाइबर रिलैक्सेशन। तो यहां पर अगर आप देखें तो वो कहता है व्हेन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रीचिंग द मसल फाइबर सीज,
जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आ रही थी वो स्टॉप हो गई हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिगिंस टू रीएक्यूमुलेट द कैल्शियम आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रीएक्यूमुलेट कर लेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। तो जब मसल ने रिलैक्स होना होता है तो कैल्शियम वापस चला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और कैसे जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। ओके, तो यहाँ पर अब देख लें हमारा क्या आंसर बनेगा। यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा पम्प्ड इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पंप का वर्ड जहाँ भी आ जाए समझ जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज़ एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज। सारे जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों मौजूद होती हैं। 21 की बात करें तो व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। सिंपल है जी, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन याद कर लें, ये आपको पढ़ाया हुआ है इनहेरिटेंस के चैप्टर में। तो सिंपल हम ये कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखेंगे, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस है। ये भी क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती है। तो क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपीज हैं। अब ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं। इनके जो ये वाले क्रोमेटिड्स हैं आपस में, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। और ये भी जाहिर सी बात है सिस्टर होंगे, ये भी सिस्टर हैं। अब ये सारे सिस्टर हैं आपस में, लेकिन ये वाला क्रोमेटिड इस वाले क्रोमेटिड के लिए क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होती है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के नतीजे में के दरमियान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और उसके नतीजे में रिकम्बिनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, इस बात को समझ लिया। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो इजीली समझ आ जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। देखिए जी, अल्फा में कहता है क्रोमोसोम डुप्लीकेट, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान तो डुप्लीकेशन होती नहीं है, अल्फा ऑप्शन गलत हो गई। बीटा में कहता है होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज डिफरेंट पेयर्स लीडिंग टू रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड एंड इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन। डिफरेंट पेयर्स तो नहीं करेंगे, ये तो आंसर नहीं ठीक हो सकता। वो जो सेम पेयर है वही करेगा, क्रोमोसोम नंबर 2 दूसरे क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ करेगा। ओके, चार्ली देखते हैं जी, होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज आइडेंटिकल पार्ट्स रिजल्टिंग इन नो जेनेटिक वेरिएशन। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता कि क्रॉसिंग ओवर हो और जेनेटिक वेरिएशन ना हो। डेल्टा है जी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी आंसर नहीं हो सकता, सॉरी, बीटा राइट ऑप्शन बनेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज डिफरेंट पेयर्स, यहाँ पे डिफरेंट पेयर से मुराद वो ये नहीं ले रहा है कि क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम नंबर 3 के साथ करेगा। डिफरेंट पेयर से मुराद वो यही ले रहा है कि एक पेयर डिफरेंट और दूसरा पेयर जो है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम की बात ही कर रहा है। लीडिंग टू रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स एंड इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, तो करीब तरीन ऑप्शन बीटा ही बन सकती है, बाकी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं बन रहे हैं, और इसकी की में भी बीटा ऑप्शन ही है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द जेनेटिक मेकअप दैट योर पेरेंट्स हैव ट्रांसफर्ड टू यू फॉर योर हेयर कलर। तो हेयर कलर एक ट्रेट है, और ट्रेट को जो चीज़ कंट्रोल करती है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो लिहाजा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जीनोटाइप, दैट इज अल्फा। जी, ये थी फर्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 23rd MCQ है, कार्निवोरस प्लांट से रेलिवेंट है इवॉल्व मैकेनिज्म ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल, द प्रोडक्ट ऑफ दिस डाइजेशन इज यूज्ड टू सप्लीमेंट द नाइट्राइट। सिंपल, आपको पता है, सुन लेंगे, कार्निवोरस प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रोफ, देन व्हाई दे ईट इंसेक्ट, व्हाई दे आर बिहेविंग एज हेटरोट्रोफ। They have ability to synthesize glucose by the process of photosynthesis, but they live in the soil which is nitrogen deficient. So they have to fulfill the deficiency of nitrogen. That's why they depend upon the insects. So they fulfill the supplement that is nitrite. Charlie is the right option here. Okay. 24. What is true of an X-linked dominant trait? याद रहे कि जो X-linked dominant trait है, अगर फादर अफेक्टेड है तो फिर तो तमाम डॉटर्स में वो लाजमी होगा, क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम कंफर्म डॉटर में जाना ही जाना है।
और अगर वो डोमिनेंट अलील है फादर के पास तो डॉटर में अगर एक भी डोमिनेंट अलील चली गई तो डोमिनेंट ट्रेट तो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन देखते हैं जी, ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। तो ये अल्फा ऑप्शन ही इसकी बिल्कुल ठीक है। ओके, मिसाल के तौर पे फादर का ये कम्बिनेशन है, कैपिटल डी की वजह से डिजीज़ होनी है। अब जितनी भी डॉटर्स हैं उन सब में फादर से एक्स आना है, तो अगर डॉटर में एक कैपिटल डी आ गया तो कैपिटल डी तो एक भी आ गया तो एक्सप्रेस हो जाएगा, यानी डिजीज़ हो जाएगी। सो ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड फ्रॉम द अफेक्टेड फादर। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, हाफ ऑफ फीमेल, हाफ नहीं होंगी, 100% होंगी, तो बीटा नहीं हो सकता। चार्ली, नो मेल ऑफ स्प्रिंग ऑफ एन अफेक्टेड मदर विल, ये तो बात गलत है। अगर मदर अफेक्टेड है, ऐसे है मदर, तो मदर का एक्स जिस सन में जाएगा तो वो सन अफेक्टेड होगा, तो नो मेल वाली बात गलत होगी। इसी तरह नो फीमेल ऑफ स्प्रिंग, ये बात भी गलत होगी। 25, मालपीजियन टिब्यूल्स आर फाउंड इन, मालपीजियन टिब्यूल्स आर द excretory structures and they are found in arthropods. So beta grasshopper belongs to arthropods, so beta will be the right option. Earthworm belongs to annelid, leech belongs to annelid, sludge belong to mollusks. 26, shark belongs to class, very easy, alpha chondrichthyes, it is a cartilaginous fish. Okay, 27, कैनाल सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा फाइलम। होता क्या है कि जो ओस्टिया होते हैं, आपको पढ़ाया हुआ है, यहाँ से वाटर एंटर होता है, डन, और एंटर होके ये स्पोंजोसील में जाता है। अब ये जो स्पोंजोसील में जाता है तो कैनाल्स के ज़रिए से जाता है, उसको कैनाल सिस्टम कहा जाता है। ओके, और स्पोंजोसील से फिर ये ओस्कुलम से बाहर चला जाता है, तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम पोरीफेरा आंसर बनेगा। मेंटल इज द फीचर ऑफ, मेंटल आपको पता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है मोलस्का फाइलम के एनिमल्स में, तो मोलस्का फाइलम के एनिमल का एक ही एग्जांपल है यहाँ पे, दैट इज मसल। क्वेश्चन नंबर 29 है जी हमारे पास, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसलिए जी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। वो कहता है जी, फास्टर इन anaerobic respiration, faster in aerobic respiration, same in both types, no associated। अब बहुत से बच्चे जल्दी में इसको एरोबिक रेस्पिरेशन टिक कर देते हैं, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उन्हें लगता है कि इसमें ज़्यादा एटीपी बनते हैं तो इसी से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होंगे। नो डाउट वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, लेकिन वो फास्टर का वर्ड यूज़ कर रहा है, जल्दी जल्दी एटीपी किस में बनेंगे, तो उसमें आंसर याद रहे अल्फ़ा होगा, फास्टर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होती है और ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में NADH ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होता है NADH में। ओके, और ये NADH वापिस NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है फर्मेंटेशन में, आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो जल्दी जल्दी ये NADH वापिस NAD पॉजिटिव में जाता है और ग्लाइकोलिसिस करवाता है और जल्दी जल्दी ATP बनते हैं। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें पायरुवेट ऑक्सीडेशन होनी है, फिर क्रेब्स साइकिल होना है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास NADH ने जाना है और फिर कहीं जाके ATP बनने हैं, तो वो इतना फास्टर नहीं है। तो ज़्यादा फास्टर जो प्रोसेस है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का है। और ये बात जो KPK की बुक है वहाँ पे मेंशन है, इसका स्क्रीनशॉट ऐड करना मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये वहाँ पर मेंशन है, तो लिहाजा वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फास्टर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, आप KPK की बुक में जाएंगे, वहाँ पे फर्मेंटेशन का टॉपिक है, उसके पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइन्स है जहाँ पे ये बात लिखी हुई है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, और की में भी इसका आंसर अल्फा ही था। 30th MCQ देखते हैं, द पाथवे टू द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, इसमें 2 आंसर बनते हैं, और इसकी अच्छी बात यह है कि जो KPK ने की दी थी उस की में उसने दोनों को ठीक किया था। उस की में उन्होंने लिखा हुआ था कि इसका अल्फ़ा ऑप्शन भी ठीक है, बीटा ऑप्शन भी ठीक है, यानी जिन स्टूडेंट्स ने अल्फ़ा को टिक किया था उनको भी मार्क्स मिले थे, जिन्होंने बीटा को टिक किया था उनको भी मार्क्स मिले थे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है, तो याद रहे बैक्टीरियम में। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होती है, तो याद रहे यीस्ट में। अंडरस्टैंड। और जी फिर लाइफ कैसी चल रही है आपकी?
लाइफ ठीक चल रही है? आजकल तो परेशान है, मुझे लग रहा है। परेशान बिल्कुल नहीं होना भाई, ये एमसीक्यूज़ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आप पढ़ना छोड़ दें, टाइम थोड़ा सा रह गया, मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। और एमसीक्यूज़ भी कौन से, जो पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं उनकी प्रैक्टिस करें, इधर उधर के एमसीक्यू पे तवज्जो ना दें। आप देख रहे हैं कि जिन्होंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ किए हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रिपीट हो रही हैं, ठीक है। 31 की बात करते हैं। क्रोमोसोम इज टिपिकली मेड अप फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ, तो क्रोमोसोम सारी दुनिया जानती है किस चीज़ से मिलके बने हुए, आरएनए से और प्रोटीन से। इससे और नहीं भाई, क्रोमोसोम किससे मिलके बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन। ओके, वापिस आ जाए, वापिस कहाँ गायब है भाई। 32, विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल मेक देयर ओन प्रोटीन्स, तो सारे जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम है, अपना डीएनए है, तो ये अपनी प्रोटीन्स खुद बनाता है। 33, एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोप्लाज्म इज ड्यू टू साइक्लोसिस। आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है साइक्लोसिस की, इट इज द एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट। तो जब साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मूव करेंगे और क्लोरोप्लास्ट भी मूव करेगा। डन। 33 के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं 34th एमसीक्यू, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर सेंस ऑफ बैलेंस। तो सारी दुनिया जानती है जी, सेरिबेलम हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं। इवन के जब आप कोई डायग्राम बना रहे होते हैं, किसी का स्केच ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी सेरिबेलम बैलेंस को कंट्रोल करता है और भी बहुत से टाइम पे बैलेंस को कंट्रोल करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 35, वापस आ जाए। न्यूरोट्रांसमीटर डैश इज हाइड्रोलाइज्ड बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। अच्छा, इसमें अगर आप इंटरनेट से देखेंगे या किसी और इंटरनेशनल बुक से देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि इसमें सीरोटोनिन भी आंसर हो सकता है और इसमें एड्रीनलिन भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स को देखना है। फेडरल की टेक्स्ट बुक में भी और केपीके की टेक्स्ट बुक में भी एड्रीनलिन इसका आंसर लिखा हुआ है कि एड्रीनलिन को मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट करता है। यहाँ पर फिर मैंने केपीके की बुक का स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है, तो आप अगर देखें तो ये केपीके की बुक में बात मेंशन है कि एड्रीनलिन इज डाइजेस्टेड बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ओके, सो एड्रीनलिन विल बी द बेस्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 36 है जी हमारे पास, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन सीएनएस। सीएनएस में ज़्यादातर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स आपको बताया हुआ है मल्टीपोलर होते हैं। ओके। 37 जी, एंजाइम इनेबल द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू। सब जानते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। तो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन हियर, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। 38, according to Lamarck, the basis of evolution is inheritance of acquired characteristics. Lamarck ने तो यही बात की थी। 39, बेस्ट डिस्क्राइब द हाइंड लेग बोन्स सीन इन द वेल। ये सुन लें जी अच्छे से, जो हाइंड लेग की बोन्स हैं वो अभी भी वेल्स में देखी जा रही हैं। हाइंड लेग्स नहीं देखी जा रही हैं, उनकी बोन्स देखी जा रही हैं, जिससे ये लगता है कि इनके एंसेस्टर्स में हाइंड लेग्स मौजूद थीं। तो इसको हम एनालोगस टू फिन ऑफ फिश नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब तो ये लेग बोन्स मौजूद ही नहीं है। समझ आ गई बात की। नंबर 2, फोसल स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एक्सटिंक्ट एंसेस्टर। तो बताएं जी क्या ये आंसर हो सकता है, सोचें। फोसल स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे क्योंकि ये चीज़ें जो हाइंड लेग बोन्स हैं ये तो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमने इसको एनालोगस नहीं कहा। एनालोगस के लिए ज़रूरी था कि ये भी फंक्शन परफॉर्म करती हूँ, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हैं अब, लेकिन इनको फोसल भी नहीं कहा जा सकता। फोसल तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि जो एनिमल अब इस दुनिया में मौजूद ही ना हो, तो वेल तो मौजूद है। होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ विंग्स ऑफ अ बैट, नो, होमोलोगस भी नहीं है। डेल्टा बनेगा क्योंकि डेल्टा में आप पढ़ते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एंसेस्टर में फंक्शनल था लेकिन अब के ऑर्गेनिज्म में नॉन फंक्शनल हो चुका है, तो हाइंड लेग के जरिए से ये मूव नहीं करती है वेल, तो लिहाजा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है दैट हैड अ फंक्शन इन एन एंसेस्टर। अंडरस्टैंड? सो डेल्टा विल बी द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है जी हमारे पास, व्हाट डायरेक्टली ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इंटरफेरोन्स के टॉपिक में। इंटरफेरोन्स साइटोकाइंस की टाइप हैं और ये इंटरफेयर करते हैं वायरल रेप्लिकेशन में और वायरस को रेप्लिकेट होने नहीं देते। उसी टाइम ये एक्टिवेशन भी करते हैं नेचुरल किलर सेल्स की। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, उन सेल्स पे अटैक करते हैं जिन सेल्स पे वायरस ने इन्फेक्शन कॉज किया होता है।
यानी ह्यूमन बॉडी के जिन सेल्स के अंदर वायरस जा चुका है उन सेल्स को किल करते हैं नेचुरल किलर सेल्स। इसीलिए इंटरफेरोन नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि इंटरफेरोन्स का काम होता है वायरस को किल करवाना। 42 पे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लाज्मिड फाउंड इन स्ट्रेप्टोकोकाई। होर से सुनेंगे प्लाज्मिड कैरी फ्यूअर जीन्स देन द क्रोमोसोम। यस, ये बिल्कुल ठीक है कि प्लाज्मिड में जीन्स कम होती हैं एज कंपेयर टू मेन क्रोमोसोम के, ये बात ट्रू है। बीटा में कहता है रेप्लिकेट ऑटोनोमसली फ्रॉम द क्रोमोसोम, ये बात भी ठीक है क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करे या ना करे, प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकता है। चार्ली में कहता है दे आर कंसीडर्ड एज जेनेटिक एलिमेंट, तो ये बात भी ठीक है, इसमें जेनेटिक जीन्स होती हैं तो ये जेनेटिक एलिमेंट है। अल्फा बीटा चार्ली तीनों ठीक है, हमने वो बताना है जो ठीक नहीं है। तो डेल्टा ठीक नहीं है, ज़रा देखें। बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिपेंड्स ऑन प्लाज्मिड फॉर रेप्लिकेशन, ये तो बहुत गलत बात है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम अपनी रेप्लिकेशन के लिए प्लाज्मिड पे डिपेंड नहीं करता है। 43 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एंडोस्पोर। कौन से बैक्टीरिया हैं जो ज़्यादातर एंडोस्पोर बनाते हैं? इसका आंसर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये बात भी केपी की बुक में लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन हो सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एंडोस्पोर्स। ठीक है, तो एंडोस्पोर्स कौन बनाता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाते हैं। सो हेयर द आंसर विल बी ग्राम पॉजिटिव चार्ली। ओके, नेक्स्ट है जी, डैश इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन क्या है? ह्यूमुलिन सिंपल इंसुलिन है, वो इंसुलिन जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बैक्टीरिया से बनाई जाती है और बाद में ह्यूमन बींग्स में इंसर्ट की जाती है, इंजेक्ट की जाती है टू ट्रीट द डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आप सारे जानते हैं इकोलाई बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है इंसुलिन बनाने के लिए। सो अल्फा बैक्टीरिया विल बी द राइट ऑप्शन। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है 45। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द स्मूथ मसल्स? डज नॉट रिलेट। कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यस बिल्कुल ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हैव स्पिंडल शेप सेल, यस स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। डेल्टा में लैक स्ट्राइएशन, यस स्मूथ हैं तो स्ट्राइएशंस नहीं होंगी। लेकिन चार्ली वाली बात झूठ है, हार्ट के अंदर तो कार्डियक मसल होते हैं, स्मूथ मसल नहीं होते। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन है। ओके, 46 है जी, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिजम्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास? ट्रेट। फिजिकल कैरेक्टर जो है वो बेसिकली ट्रेट होता है, तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे डेल्टा ट्रेट। 47 व्हाट विल हैपन विद द एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वाटर। तो जी एमसीक्यू ज़रा थोड़ा सा एम्बिगुअस है। जैसे जैसे हम सॉल्ट ऐड करते जाते हैं वाटर में तो वाटर पोटेंशियल उसका डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। तो अल्फा तो नहीं हो सकता, बीटा भी गलत है, वाटर पोटेंशियल सेम नहीं रहता। देखा जाए तो है चार्ली भी गलत, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिमेन सेम। तो ये बात, अब चारों ऑप्शन ही इसमें ठीक नहीं है, लेकिन जाहिर है हमने किसी एक को तो टिक करना है, तो करीब तरीन ऑप्शन हमने ढूंढनी है। ज़रा बात को समझें, जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं वाटर में तो सोल्यूट पोटेंशियल नो डाउट डिक्रीज होता है। मिसाल के तौर पे अगर पहले वो -2 था तो अब वो -4 हो जाएगा। अब माइनस की वैल्यू अगर बड़ी हो रही है तो जाहिर सी बात है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए माइनस के साइन को निगलेक्ट कर दें और सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखें तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, 2 से 4 हुआ है। तो करीब तरीन ऑप्शन किसी तरह से भी बनाएं तो वो चार्ली बन सकता है। और अच्छी बात यह है कि स्टेटमेंट में भी चार्ली ही, स्टेटमेंट कह रहा हूँ, जो की है उसमें भी, ऑफिशियल की में भी चार्ली ही टिक हुआ है, तो इस लिहाज से चार्ली बनेगा। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरसेस। तो ये बहुत इजी एमसीक्यू है, वायरसेस में सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, बाकी ऑप्शंस ठीक हैं, वायरस में सारी होती हैं। जेनेटिक कोड ऑफ डैश इज बाउंड बाय लिपिड मेम्ब्रेन, यानी कि लिपिड मेम्ब्रेन से बाउंड होने का मतलब है कि एनवेलप्ड वायरस के बारे में बताना है। तो आप सारे जानते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू वायरस है, दैट इज एनवेलप्ड वायरस। ओके, 50 वायरसेस कैन नॉट, वायरसेस आपको पता है एक्सक्रीट नहीं करते क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म ही नहीं होता, वेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं बनती, तो वो एक्सक्रीट कैसे करेंगे? क्रिस्टलाइज करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं,
उनके जीनोम में म्यूटेशन भी होती है। 51 को देखते हैं जी। 51 की बात करें तो वेयर आर द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस लोकेटेड। तो HIV वायरस के अंदर जो रेप्लिकेशन वाला एंजाइम है वो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही रेप्लिकेशन भी करवाता है। तो वो कहाँ पर मौजूद होता है जी, ज़रा सोचें कि कहाँ मौजूद है। इनसाइड द कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर जो कोर होता है वहाँ पर मौजूद होता है reverse transcriptase. So Charlie will be the right option. 52. The process of ATP synthesis through a combination of electrochemical and osmotic events. तो आप सारे जानते हैं केमियोस्मोसिस की बात हो रही है। केमियोस्मोसिस किस प्रोसेस के दौरान हो रही होती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हो रही होती है। सो चार्ली विल बी द बेस्ट ऑप्शन। 53 पीएच ऑफ पेंक्रियाटिक लाइपेज। याद है पिछली स्लाइड्स मैंने भी टेबल आपको दिखाया था जिसमें पीएच दी हुई थी डिफरेंट एंजाइम्स की। तो वहाँ से आप ये जो है वो देख सकते हैं दोबारा से। डेल्टा राइट ऑप्शन है। 8 विल बी द राइट पीएच फॉर द पेंक्रियाटिक लाइपेज। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या याद करेंगे। ये था जी, यहाँ पे देखें पेंक्रियाटिक लाइपेज लिखा हुआ होगा जी। यहाँ पे पेंक्रियाटिक लाइपेज बल्कि गिवन नहीं है, तो आप बस यहाँ से याद रख लें। नहीं ये है, सॉरी है लाइपेज पेंक्रियाज का, इसकी पीएच 8 डन। तो सब कुछ भाई आपके लिए रेडी है। चलते हैं जी वापस। तो 8 इसका आंसर हो गया। 54 में शुगर केन कंटेंट सारे जानते हैं जी, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। डेल्टा सुक्रोज आफ्टर ऑल आपका बहुत कीमती टाइम है, आपने और भी बहुत कुछ करना है, बल्कि अभी भी साथ साथ कर ही रहे होंगे। कहाँ रहा जाता है, चीज़ ही ऐसी है, कंट्रोल होता ही नहीं है। चलें जी खैर छोड़ें। सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जाहिर सी बात है सिकल सेल एनीमिया में रिडक्शन होती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहा भाई। वो कह रहा है रिजल्ट फ्रॉम, कॉज पूछ रहा है किसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। ये अल्फा जो है सिकल सेल एनीमिया की सिम्टम है, ये सिकल सेल एनीमिया का कॉज नहीं है। वो पूछ रहा है रिजल्ट फ्रॉम, उसका कॉज क्या है। तो उसका कॉज जो है वो चार्ली आंसर बनेगा, सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ओके, आपको पता है बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन से। ये बेसिक रीजन है सिकल सेल एनीमिया की। 56 विच इज इनकोरेक्ट अबाउट द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो पहला ही ऑप्शन जो है इनकोरेक्ट है भाई, यही आंसर है। आंखें बंद करके लगाएंगे। अबंडेंटली फाउंड इन हेयर, हेयर में तो कैरेटिन पाई जाती है और कैरेटिन फाइब्रस प्रोटीन होती है। बाकी ऑप्शन सारी ठीक है, देख लेते हैं। सफेरिकल इन शेप यस, हैव पॉलीपेप्टाइड चेन यस, सोल्यूबल इन वाटर यस। 57 व्हाट इज द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। बाज बच्चे जल्दी से इसमें एसाइल ग्लिसरॉल टिक कर देते हैं, ये ठीक ऑप्शन नहीं है। एसाइल ग्लिसरॉल में लॉन्ग चेन अल्कोहल्स नहीं होती हैं, ग्लिसरॉल होती है। लॉन्ग चेन अल्कोहल और फैटी एसिड किस में होती है? वैक्सीज में होती है, ये भी आपको लिखवाया हुआ है। 58 लिपिड्स विच डू नॉट कंटेन फैटी एसिड आर। तो सारे जानते हैं स्टीरॉइड्स आर द डिराइव लिपिड्स। आपको मैंने 3 टाइप्स पढ़ाई हुई हैं लिपिड्स की। नंबर 1 सिंपल लिपिड्स, नंबर 2 कम्प्लेक्स लिपिड्स और नंबर 3 डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स में स्टीरॉइड्स आते हैं, टर्पिनॉइड्स आते हैं, टर्पीन्स आते हैं। डिराइव्ड लिपिड नाम से जाहिर है कि ये लिपिड्स के डेरिवेटिव हैं, इनमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं होता। 59 और याद रहे सिर्फ स्टीरॉइड्स और टर्पिनॉइड्स और टर्पीन्स। टर्पिनॉइड्स और टर्पीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं। टर्पिनॉइड्स और टर्पीन्स को पॉलीमर कहा जाता है, बाकी लिपिड्स पॉलीमर नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल इज स्पेसिफिक टू। तो सारे जानते हैं जी बैक्टीरिया, बहुत आसान एमसीक्यू है। 60 वेयर आर स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये कहाँ पे अटैच होते हैं? सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, आप जानते हैं। 61 है जी विच ऑर्गेनल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द स्टीरॉयड प्रोडक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, स्टीरॉयड बनाता है, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 62 लाइसोसोम फाउंड इन। आर यू लाइसोसोम? बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली ब्रेकिंग मी। जेन एंड डॉक्टर्स की दुखी बातें। 62 लाइसोसोम फाउंड इन यूकैरियोट्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या करें, कुछ लोगों के पास होते ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं।
तो वो सिर्फ ब्रेक डाउन ही कर सकते हैं, लाइगेज उनके पास होता ही नहीं है। उम्मीद है कि आपके वाले के पास लाइगेज एंजाइम हो रादर देन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। आमीन। आफ्टर ऑल चलते हैं जी आगे, देखते हैं किस्मत में क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मैंने क्लास में आपको करवाया हुआ है और बहुत ज़ोर शोर से करवाया था। तो ये देखते हैं केपीके की बुक में लिखा हुआ है, लिपिड बाइलेयर मेक्स द मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल बैरियर। डन, ओके। एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑन द अदर हैंड मेक्स इट सिलेक्टिवली परमिएबल। तो मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल होती है लिपिड की वजह से और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है प्रोटीन की वजह से। ओके, तो ये बात याद रखनी है, ये नोट्स में भी आपके लिखा हुआ है बड़े अच्छे से। लिपिड बाय लेयर की वजह से डिफरेंशियली परमिएबल और प्रोटीन्स की वजह से सिलेक्टिवली परमिएबल। क्यों, समझा दूं आपको? चलो, क्या याद करोगे, थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। आंसर लिपिड है। देखिए, लिपिड जो है ना डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लिपिड्स कहते हैं जी नॉन पोलर चीज़ें वेलकम वेलकम आ सकती हैं, पोलर चीज़ें रिपल्शन नहीं आ सकती हैं। पोलर चीज़ों को लिपिड से डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं पोलर चीज़ें नो वेलकम, नॉन पोलर चीज़ें वेलकम वेलकम। जबकि प्रोटीन्स डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रही हैं, प्रोटीन्स सिलेक्शन कर रही हैं। पहली बात तो ये, जब सेल को सोडियम चाहिए तभी सोडियम गेट्स ओपन होंगे, वरना सोडियम गेट्स ओपन नहीं होंगे और प्रोटीन सोडियम को अंदर आने नहीं देगी। सिलेक्ट कर रही है कब सोडियम ने आना है, कब सोडियम ने नहीं आना। क्लियर है? और दूसरी बात, डिफरेंट आयंस के लिए डिफरेंट चैनल प्रोटीन्स हैं, वहां से सिर्फ वही आयंस या वही मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। इस बेस पे भी सिलेक्शन हो रही है। सो प्रोटीन्स की वजह से मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल और लिपिड्स की वजह से डिफरेंशियली परमिएबल। लिपिड्स जो हैं डिफरेंशिएट करते हैं पोलर और नॉन पोलर चीज़ों को। आफ्टर ऑल नेक्स्ट चलते हैं 64, द फॉलोइंग फंक्शन एक्टिविटी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखेंगे जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑटोनॉमिक ही करता है, सलाइवेशन ऑटोनॉमिक करता है, स्मूथ मसल ऑटोनॉमिक करता है। थॉट्स एंड इमोशन होते तो ऑटोमेटिक हैं, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं करता। आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस कौन कंट्रोल करता है? यू नो वेरी वेल। कौन कंट्रोल करता है आपके थॉट्स और इमोशन? दैट इज फ्रुक्टोज। यू नो व्हाट इज फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो समझ जाएं फिर स्वीटेस्ट कौन है आपकी लाइफ में, जो आपके थॉट्स और आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। तो भाई वो कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं करता है। 65, अब हंस क्यों रहे हो, वापिस आओ अगले एमसीक्यू पे भाई। अब मोटर न्यूरॉन carries impulse from effector to CNS? No. Carry impulse from receptor to CNS? No. Carry impulse from CNS to muscle? Yes. CNS से मसल की तरफ लेके जाता है, इफेक्टर की तरफ मोटर न्यूरॉन, क्योंकि इसने रिस्पॉन्स शो करना होता है। 66 की बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन ऑफ डैश अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कॉजेज इट टू डीपोलराइज। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जी, ऐसे करके यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना है। तो सिंपल है, सोडियम गेट्स ओपन होंगे, सोडियम अंदर जाएगा तो ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। सो सोडियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल, हर पर्सन जानता है। अ रिफ्लेक्स एक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, तो सिंपल ब्रेन आमतौर पे इन्वॉल्व नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शंस में। ये लास्ट एमसीक्यू है 68 बायोलॉजी पोर्शन का, बाकी तो केमिस्ट्री के वो तो मैं नहीं करवा रहा। व्हाट हैपन्स टू द एंजाइम आफ्टर एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन? क्या होगा जी आंसर? सिंपल है, एंजाइम जब रिएक्शन करवा लेता है तो यूज फॉर अनदर रिएक्शन। भाई कहाँ जा रहे हैं? एंड पे मैंने की भी लगाई हुई है, की का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ले लिया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो जी ये थी 2024 KMU की डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अब डेली बेसिस पर मज़ीद UHS सजम्मू या KMU या बलूचिस्तान की कंप्लीट पेपर्स की डिस्कशन यहाँ पे अपलोड होंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दफ़ा कॉमन क्वेश्चन बैंक है, तो बेशक आपने UHS देना है, सजम्मू देना है, KMU देना है, कुछ भी देना है, कॉमन क्वेश्चंस
बैंक है तो वो किसी भी तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। अगर एग्जैक्ट एमसीक्यू रिपीट ना भी हो तो वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इन वीडियोस को लाजमी देखें, इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।